का नियम, जिसमें आपको एक होमवर्क के तौर पर ये टॉपिक दिया गया था जिसको आपको फील करना था, और इसी के आधार पर हमने औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद इन दोनों का संबंध पढ़ना था। औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद। हमने इससे पहले टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन पढ़ा था, टीपी और एमपी। थोड़ा सा इसको फिर एक बार आपको जल्दी से रिविजन कर देते हैं इसके बारे में, ताकि आप ये आसानी से समझ सकें। आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे सीमांत उत्पाद बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन में तेज गति से वृद्धि होता है। इस तरह से आपको जैसे जैसे से सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, उससे अधिक गति से कुल उत्पाद में वृद्धि होता है। एक पॉइंट के बाद सीमांत उत्पाद में गिरावट प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो धनात्मक रहता है। तब तक कुल उत्पाद में भी वृद्धि होती है, लेकिन बढ़ने की गति थोड़ी डाउन हो जाती है। इसके बाद जब सीमांत उत्पाद 0 हो जाता है, उस कंडीशन में कुल उत्पाद अपने अधिकतम अवस्था में होता है। ये हमने पढ़ा था कल। और अधिक परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करेंगे तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, और इसके फलस्वरूप कुल उत्पाद में गिरावट प्रारंभ हो जाती है, यानी कि ये घटता हुआ होता है। आज हमें पढ़ना है औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का संबंध। ये परिवर्तनशील अनुपात नियम का ही भाग है। तो अब पढ़ते हैं सीमांत उत्पाद व औसत उत्पाद में संबंध। ये जो इस तरह का आपको एक होमवर्क की तरह टॉपिक दिया गया था, जो हमारे पूर्व जो परिवर्तनशील अनुपात नियम का जो टीपी और एमपी का रिलेशन हमने पढ़ा था, उसको मैंने इसी तालिका के द्वारा बनाया था। देखिए एग्जाम में भी इसी तरह से आते हैं। सीमांत उत्पाद दिया रहेगा, यहाँ पर परिवर्तनशील साधन 0 से शुरू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं, सीमांत उत्पाद देखिए तेज गति से बढ़ता है। तीसरी इकाई के बाद चौथी इकाई में सीमांत उत्पाद 7, तीसरी इकाई में 9, चौथी इकाई के बाद सीमांत उत्पाद आप देखेंगे 7 हो गया है, पांचवी में 2 हो गया है, छठी में 0 हो गया है। इस तरह से सीमांत उत्पाद एक स्थिति के बाद ऋणात्मक हो जा रहा है। देख रहे हैं, ऋणात्मक हो जा रहा है। कब? जब हम परिवर्तनशील साधनों की 7वीं इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर ठीक एग्जाम में अधिकतर इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपको परिवर्तनशील साधन का इकाई की संख्या मिल रही होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, और आपको टीपी एक भरना है, या कुछ कॉलम आपको भर दिए गए होंगे और कुछ कॉलम खाली रखा गया। तो आपको किसी के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद का जो संबंध हम ज्ञात करेंगे, इस संबंध में हमें सबसे पहले इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। कल आपको थोड़ा शॉर्ट में बताए थे, आज फिर इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आता हूं। अगर आपको एमपी दिया गया हो, ज्ञात क्या करना है? टीपी। तो टीपी बराबर क्या होगा? तो सिग्मा एमपी। देखिए एमपी का अगर सिग्मा करेंगे, सिग्मा का मतलब योग होता है, तो आपका टोटल प्रोडक्ट आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। देखिए तो हम वापस आते हैं। 0, 0, 5, 5, 5, 7, 12, 12, 9, 21, 21, 7, 28, 28 में 30, 30 में 0 फिर 30, 30 में माइनस में प्लस करेंगे तो 28। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट ज्ञात हो गया। इसी के आधार पर हम एवरेज प्रोडक्ट भी ज्ञात करेंगे। उत्पादन की जब शून्य इकाई होती है, उस समय औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद अपरिभाषित होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पहली स्थिति में एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत प्रोडक्ट सेम होता है। इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको बताए थे, एपी बराबर टीपी बटा क्यू। क्यू का मतलब यहाँ पर परिवर्तनशील साधन है, श्रमिक हमने ले रखा है।
तो 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 21 को 3 से भाग करेंगे 7, 28 को 4 से करेंगे 7, 30 को 5 से करेंगे 6, 30 को 6 से करेंगे 5, 28 को 7 से करेंगे 4। आप देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते हैं, सीमांत उत्पाद में तेज गति से वृद्धि होती है और एक स्थिति के बाद, इस पॉइंट के बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। सीमांत उत्पाद वृद्धि होती है चूंकि सीमांत उत्पाद के औसत को, इसके औसत, सीमांत उत्पाद के औसत को औसत उत्पाद कहते हैं, या इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं औसत उत्पाद का मतलब है प्रति इकाई कुल उत्पाद। तो प्रति इकाई कुल उत्पाद, औसत उत्पाद निकालने का तरीका होता है सीमांतों का औसत। इसलिए जब ये वृद्धि होगा तो इसमें भी वृद्धि स्वाभाविक है। देखेंगे 5, 7, 9, 5, 6, 7, इसमें यही रिलेशन है कि जैसे जैसे सीमांत उत्पाद बढ़ता है वैसे वैसे औसत उत्पाद भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की गति सीमांत की तुलना में कम होता है। फिर आ जाइए, जब सीमांत उत्पाद घटता है तो औसत उत्पाद भी घटेगा, लेकिन चूंकि सीमांत का औसत होता है इसलिए इसमें सभी इकाइयों का जोड़ का प्रभाव इस पर पड़ता है, इसलिए इसमें भी कमी शुरू होती है, लेकिन सीमांत की अपेक्षा इसमें जो घटने की गति होती है वो थोड़ी स्लो होती है। एक चीज आपको मैं ट्रिक याद रखना है, बढ़ने में भी आगे और घटने में भी आगे कौन? सीमांत उत्पाद। ठीक है, ये दोनों का हम एक अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन दोनों का वक्र दिखता है। देखिए हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा x है, ये साधन है, साधन मतलब श्रमिकों का परिवर्तनशील साधन। ठीक है, इधर हम y लिखते हैं थोड़े बड़े, क्योंकि ये टीपी, एपी और एमपी जो है मैक्सिमम 9 तक है, इसलिए इसको हम थोड़ा बड़े संख्या में लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक पर औसत उत्पाद कितनी है? 5। 2 पर कितनी है? 6। 2 पर 6। 3 पर कितनी है? 7। 3 पर 7। 4 पर कितनी है? 7। ये 7, ये 4। 5 पर कितनी है? 6। 6। 7 पर कितनी है? सॉरी 6 पर 5। 6 पर 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर। 7 पर कितनी है? 4। ये देखिए, अब आप इसको मिलाएंगे। कल मैंने आपको बताया था ये औसत उत्पाद जो होता है वो अंग्रेजी के उल्टा युग, इस तरह ये याद रखने वाली बात है कि औसत उत्पाद अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का दिखता है। दिख रहा है? इसको हम मुक्त हस्त में बनाएंगे अभी आराम से। इस तरह से देखिए, आप सीधे लिख सकते हैं औसत उत्पाद। ठीक है, हम सीमांत उत्पाद को भी इसी वक्र पर, इसी टेबल तालिका पर बनाते हैं ताकि ज्यादा बेहतर से आप समझेंगे कि घटने में भी सीमांत आगे, बढ़ने में भी सीमांत आगे। देखिए यहीं से चलिए, 1 पर 5 सीमांत उत्पाद, ये 1 पर 5, 2 पर 7, ये 2, ये 7, 3 पर 9, 3 पर 9, 4 पर 7, यहां आ गया 4 पर 7, 5 पर 2, ये देखिए 5 इकाई पर 2, ये रहा 2, ये 2,
ये 5, 5वीं इकाई साधन की परिवर्तनशील साधन की 2, 6 पर 0, जब छठी इकाई है तो ये 0 यहाँ आया, ये छठी इकाई 0, और 7 पर -2, हम इधर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, -1 -2, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, ये 7वीं इकाई, ये -2। अब आप इसको मिलाएंगे 5 से 7, 7 से 9, ठीक है, 9 से फिर 7, फिर ये घटता हुआ यहाँ गिरा, ये 0, इस तरह से, इस तरह से। या देखेंगे, मैं थोड़ा इसको मोटी लाइन में दिखा दे रहा हूं। ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब इस लाइन को आपको बेहतर तरीके से देखना है कि ये भी दिखने में उल्टा यू है और ये भी दिखने में उल्टा यू है। तो अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का वक्र होता है औसत उत्पाद बोलिए या फिर उसको सीमांत उत्पाद बोलिए, दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं। अब आती है बात संबंध की। संबंध आप इस तालिका से भी देख सकते हैं, संबंध आप इस वक्र चित्र से भी देख सकते हैं। तो इसका मुख्य संबंध क्या है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, सीमांत उत्पाद तेज गति से बढ़ता है। सीमांत उत्पाद तेज गति के बढ़ने से औसत उत्पाद भी तेज गति से बढ़ता है, लेकिन सीमांत की तुलना में ये थोड़ी कम गति से बढ़ता है। इसीलिए सीमांत, ये भी देखिए यहां से बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ कौन ज्यादा रहा है तेज गति से? सीमांत। इसलिए सीमांत वक्र ऊपर है, औसत वक्र नीचे है। जब सीमांत वक्र अधिकतम होता है, सीमांत उत्पाद, उस समय औसत उत्पाद भी अधिकतम होता है। यानी कि सीमांत उत्पाद अपने अधिकतम स्थिति से आकर के औसत उत्पाद के अधिकतम पॉइंट को काटते हुए नीचे की ओर गिरने लगती है। तो इसमें हम संबंध को लिखते हैं, आप बढ़िया तरीके से देखेंगे इसके संबंध को। मैं एक पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। नंबर 1, जब सीमांत, सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे सीमांत से करेंगे, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो सीमांत का होता है। इसीलिए हमें सीमांत उत्पाद में परिवर्तन का प्रभाव वाक्य में दिखाना है। तो जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है तो औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन वक्र की बात करें तो सीमांत उत्पाद ऊपर है, औसत नीचे है। इसलिए लेकिन एपी वक्र से ऊपर स्थित ऊपर होता है, लेकिन एपी वक्र से ऊपर एमपी वक्र होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, एपी से ऊपर एमपी वक्र होता है। दूसरा रिलेशन क्या है? मुख्य बात, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, देखिए ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका औसत उत्पाद, उसी समय इसको नीचे ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर आती है। ये 7 है, 9 से सीधे 7 हो गया, फिर इसको 2 हो गया क्रॉस करते हुए। तो जब पहले दोनों लिख लीजिए आप, बढ़ने में ये अधिक, घटने में ये अधिक। जब एमपी में कमी होती है तो औसत उत्पाद में भी कमी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। जब सीमांत उत्पाद में 9 से देखिए 7, 2, 0, तो यहाँ भी 7 से 7, 6, 5, यानी कि औसत सीमांत उत्पाद में जब कमी होती है तो औसत उत्पाद में भी कमी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन घटता कौन है तेज गति से? मैंने बताया था, बढ़ने में भी सीमांत आगे, घटने में भी सीमांत आगे। इसलिए आप लिखेंगे
एपी थोड़ा कम गति से घटता है। जब सीमांत उत्पाद में कमी होती है तो औसत उत्पाद में भी कमी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसकी गति एमपी से कम होती है। ठीक है, मेन ट्रिक आपको यही याद रखना है। बढ़ने में भी आगे सीमांत, घटने में भी आगे सीमांत। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद आइए इस पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको आपने देख लिया होगा, फिर से बता देता हूं। जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है तो औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, लेकिन सीमांत उत्पाद की तुलना में औसत उत्पाद में जो वृद्धि की गति है वो कम होती है। यानी तेज गति से बढ़ने के कारण औसत उत्पाद से ऊपर सीमांत उत्पाद वक्र स्थित होता है। तीसरा पॉइंट, इसका जो तीसरा रिलेशन है, पहला लिख चुके थे आपको यहाँ। दूसरा, तीसरा पॉइंट इस पे आ जाएगा। जब उस औसत उत्पाद देखिए अधिकतम है, 7 से वापस 7 अधिकतम है, तो जब औसत उत्पाद अधिकतम है, अधिकतम होती है, तो सीमांत उत्पाद यहां से तेज गति से घटने लगता है। देखिए 7 से सीधे 2 0 आ गया। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जब औसत उत्पाद अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पाद तेज गति से घटने के कारण औसत उत्पाद वक्र को ऊपर से काटते हुए, क्या लिखेंगे, ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर आ जाती है। ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर आ जाती है। वापस देखिए, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद में तेज गति से गिरावट आती है। तो आप लिखेंगे औसत उत्पाद वक्र के अधिकतम पॉइंट्स पर सीमांत उत्पाद वक्र ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर आ जाती है। चौथा कैसे लिखेगा, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। क्या औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है? नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल सीमांत उत्पाद ही ऋणात्मक होता है। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो औसत उत्पाद वक्र जो है ये ऋणात्मक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये इस लाइन को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि औसत उत्पाद कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद कभी 0 नहीं हो सकता। वो भी कब? जब परिवर्तनशील साधन, स्टार्टिंग में 0 जरूर हो सकता है, अपरिभाषित हो सकता है, लेकिन बढ़ने के बाद कभी औसत उत्पाद 0 नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो एपी वक्र तेज गति से नीचे आती है। तेज गति से मतलब तेजी से घटने लगता है, ये भी तेज गति से घटने, गिरने लगता है। वक्र लिख रहे हैं ना, उत्पाद में लिख रहे थे, औसत उत्पाद वक्र तेज गति से गिरने लगता है, लेकिन यह ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन यह वक्र क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब मैं आपको परिवर्तनशील अनुपात नियम का तीनों वक्र एक साथ बना करके मुक्त उत्तर हस्त से दिखा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे इस वक्र को मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के लिए पहले मैंने औसत उत्पाद वक्र बना दिया इस तरह से। औसत उत्पाद वक्र, जहां औसत उत्पाद अधिकतम होता है, आपको मैंने बताया था सीमांत उत्पाद ऊपर से घटती है, तो आप इसको यहां क्रॉस कर दीजिए।
इस तरह से आप सीमांत उत्पाद को ऋणात्मक तक ले जाइए। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां से दोनों सेम होता है, इसीलिए आप इसको यहां ले जाइए। ये हो गया आपका सीमांत उत्पाद, दोनों यू और क्या था। और कुल उत्पाद तेज गति से बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब सीमांत उत्पाद, ये पहला स्थिति है। इसके बाद देखिए जहां सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होने लगा, औसत उत्पाद में ये अधिकतम आकर के ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया इसका, और यहां से टोटल प्रोडक्ट में गिरावट आ गई। तो इस तरह से परिवर्तनशील अनुपात के नियम का चित्र बनता है। इधर मैं लिख रहा हूं ओ वाई अक्ष पर टीपी, एपी व एमपी। इधर मैं लिख रहा हूं ओ एक्स अक्ष पर साधन। साधन का मतलब यहाँ परिवर्तनशील साधन। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, जिसके वजह से औसत उत्पाद भी बढ़ता है। इस बिंदु को हम मोड़ का बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ये नाम दे देते हैं ए, यहाँ ओ एल नाम दे दिया है, एल नाम देते हैं। ठीक है, एल एन। देखिए ओ से लेके एल तक, इसको हम कहते हैं प्रथम अवस्था। क्या कहते हैं? प्रथम अवस्था। अब इस नियम को थोड़ा सा गौर फरमाइए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अभी तक हमने अलग अलग वक्र का संबंध पढ़ रहा था, तीनों को एक साथ बनाए हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है कि एक साधन को स्थिर रखकर बाकी साधनों में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं, बाकी साधन का मतलब परिवर्तनशील साधन, ये नियम अल्पकाल में लागू होता है। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में सीमांत उत्पाद में तेज गति से वृद्धि होती है, जिसके वजह से कुल उत्पाद भी तेज गति से बढ़ता है। एक अवस्था के बाद देखिए चित्र के अनुसार ओ एल स्थिति के बाद, ओ एल स्थिति के बाद क्या होता है कि जो हमारा स्थिर साधन था उसका पूर्ण उपयोग होने लगा धीरे धीरे, तो सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। फिर भी अभी सीमांत उत्पाद धनात्मक स्थिति में है, तो ऐसे कंडीशन में कुल उत्पाद में जो वृद्धि की गति होती है वो धीरे 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 कम हो जाती है। और जब सीमांत उत्पाद शून्य अवस्था में हो जाता है, इस कंडीशन में इस चित्र के अनुसार हमारा छठी इकाई, ये छठी इकाई है श्रम, छठी इकाई पे सीमांत उत्पाद वक्र ये रहा है ना, ये है सीमांत उत्पाद वक्र। देखिए शून्य हो गया, तो जैसे ही सीमांत उत्पाद वक्र शून्य होता है, कुल उत्पाद में शून्य ही जुड़ेगा, तो 30 में शून्य जुड़ा 30, यानी ये अधिकतम अवस्था हो गया। तो ये चित्र के अनुसार ये अधिकतम अवस्था हो गया। अब और भी अगर हम श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उस श्रमिक का योगदान ऋणात्मक हो सकता है, उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो देखिए ये ऋणात्मक हो गया और इसमें ये गिरावट यहाँ से घट गया। औसत उत्पाद कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इस विशेष ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि अंग्रेजी के यू आकार का या अंग्रेजी के यू आकार का कौन सा वक्र होता है, आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे आप। इसका जस्ट उल्टा होता है लागत, वो यू आकार का होगा, और उत्पादन होता है जस्ट उसका उल्टा, यानी ये उल्टा यू आकार का होता है। यू तो दिख रहा है लेकिन ये उल्टा है, जैसे यू इस तरह से है तो ये इस तरह से, ये लागत वक्र होगा, ये उत्पादन वक्र होगा। अभी हम अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे आपको, तो लागत वक्र ही होगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का होता है। कुल उत्पाद वक्र धनात्मक वक्र होता है, एक स्थिति में जाकर ये फ्लैट समतल हो जाता है, और फिर इसमें ऋणात्मक, ये देखिए यहाँ से ऋणात्मक वक्र यानी घटने लगा है ना। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे आप। पूर्ण परिवर्तनशील अनुपात के लिए 3 अवस्थाएं होती है। ये पहला स्टेज है ओ से एल तक। पहला स्टेज में क्या क्या होता है, तीनों की पढ़ते हैं, टीपी, एमपी और एपी। दूसरा स्टेज में क्या होता है, दूसरा स्टेज में औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद घटने लगता है, लेकिन कुल उत्पाद में बढ़ने की गति अभी भी धीरे धीरे है। ये द्वितीय अवस्था कहलाता है।
द्वितीय अवस्था। इसके बाद इस अवस्था को ये तृतीय अवस्था हम कहते हैं। तो इस चित्र के अनुसार ओ एल तक प्रथम अवस्था, एल से एम तक द्वितीय अवस्था और एम के बाद तृतीय अवस्था, जहां से सीमांत उत्पाद आपका ऋणात्मक हो जाता है, कुल उत्पाद में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। अब एक सवाल आता है 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कि कोई भी उत्पादक, आप पहले भी पढ़े हैं कि एक उत्पादक जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतमकरण करना, लाभ को मैक्सिमम कैसे किया जाए। तो लाभ अधिकतम करने के लिए किस अवस्था में उसको रहना चाहिए, उत्पादन कहाँ करना चाहिए। तो एक विवेकशील जो उत्पादन करता है वो हमेशा उसके लिए द्वितीय अवस्था ही बढ़िया होता है, ये उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। तृतीय अवस्था में वो हमेशा फर्म को नुकसान की स्थिति में जा सकता है। तो ये हो गया परिवर्तनशील अनुपात का नियम। वापस हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है, और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था परिवर्तनशील अनुपात का नियम का कथन और उसकी मान्यताएं। इसका चित्र के द्वारा मैं विस्तार कर रहा हूँ। कुछ पहले वाले टॉपिक में विस्तार दिया गया था, कुछ अभी बता दिया गया। पहले आपको टीपी और एफटी का संबंध बता दिया गया, अभी आपको एपी और एफटी का रिलेशन बता दिया। तीनों का चित्र एक साथ है। ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जब आपकी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, विशेष ध्यान देने वाली बात है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, सबसे पहले इस नियम की व्याख्या करेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहता है कि एक स्थिर साधन को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं तो एक स्थिति के बाद सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है। यह परिवर्तनशील नियम का प्रमुख कथन है। परिवर्तनशील नियम अल्पकाल में लागू होता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। क्या क्या मान्यता है, कल आपको बताया कि पहली मान्यता कि इसमें जितने भी साधन बदल रहे हैं सभी साधन समान अनुपात में बदलेंगे। दूसरी बात, उत्पादन की टेक्नोलॉजी तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तीसरी बात, जितने भी श्रमिक या साधन जो परिवर्तनशील उसको बदल रहे हैं सभी साधन समरूप होना चाहिए। ये इसकी प्रमुख बात है। इसके बाद आप लिखेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम को निम्न तालिका या चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको एक तालिका भी बनाना है, आपको एक ग्राफ भी बनाना है। ये वक्र और तालिका के द्वारा ही इसका वर्णन करना है कि प्रथम अवस्था ये है, द्वितीय अवस्था ये है, तृतीय अवस्था ये है। आप चित्र के द्वारा और ग्राफ के द्वारा ये समझाएंगे इसको, चित्र और तालिका के द्वारा, कि जैसे जैसे श्रमिक तीसरी इकाई तक परिवर्तन करता है सीमांत उत्पाद में तेज गति से वृद्धि होती है। इसके वजह से कुल उत्पाद में भी तेज गति से वृद्धि होती है। एक अवस्था के बाद जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है यानी कि छठी इकाई तक, तब कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है यानी अपनी अधिकतम अवस्था को प्राप्त कर जाता है। और उसके बाद भी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पाद ऋणात्मक प्राप्त होता है। फलस्वरूप कुल उत्पाद में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अब देखिए इसी से जुड़ा आपको परिवर्तनशील अनुपात नियम, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उत्पादन फलन की 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था अल्पकाल, दूसरी अवस्था दीर्घकाल। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जिसको अभी हमने समझा, किस अवस्था में लागू होता है, अल्पकाल। अब दीर्घकाल में कौन सा नियम है, तो दीर्घकाल में नियम का नाम बदल जाता है। दीर्घकाल में इसको हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, लगभग हर साल या तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम या फिर पैमाने का प्रतिफल का नियम आएगा। तो सबसे पहले हमें दोनों नियमों को एक साथ अंतर करना पड़ेगा, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए इधर हम लिखते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, इधर हम लिखते हैं पैमाने का प्रतिफल। इस नियम को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। पैमाना पूरा स्केल यहाँ बदल जाता है, उत्पादन का पूरा स्केल बदल जाता है। देखिए मुख्य बातें जो है उसको हम सार्वजनिक तरीके से पढ़ेंगे। नंबर 1 जो मूल अंतर है, ये दोनों ही नियम उत्पत्ति का आधुनिक नियम है, पहली बात। लेकिन
परंपरावादी अर्थशास्त्री, आपको बताया था एडम स्मिथ, मार्शल वालरस, ये सब जो क्लासिकल थॉट के विचारधारा के थे, उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम की बात कही थी। उत्पत्ति ह्रास नियम इन्होंने, और खास करके कृषि और मत्स्य पालन में इन्होंने लागू किया था कि हर उत्पादक क्षेत्र में ये उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नाम को बदल करके परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा। किस अवस्था में? अल्पकाल में। और दीर्घकाल के लिए जो उत्पत्ति का नियम दिया उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अल्पकालीन नियम पैमाने परिवर्तनशील अनुपात का नियम, दीर्घकाल पैमाने का प्रतिफल। फिर से बता देते हैं, कल आपको बताए थे अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल वह अवस्था है जिसमें कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर रहते हैं, यानी कि एक साथ सारे साधन को परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और जब सारे साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं एक साथ, तो पैमाने का प्रतिफल। एक चीज और यहाँ गौर करने वाली बात है, ध्यान रखना, चाहे अल्पकाल हो या दीर्घकाल, जब भी हम साधनों में परिवर्तन करेंगे तो एक निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन होगा, चाहे वो अल्पकाल हो या दीर्घकाल। ये अंतर हो गया। ये नियम अल्पकाल में लागू होता है, ये नियम दीर्घकाल में। इस नियम में देखिए 3 अवस्था का नाम देते थे हमने, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। अभी आप पढ़े थे, इस नियम में 3 अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। और इस नियम में भी 3 अवस्था होता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग क्या है? नंबर 1 वर्तमान प्रतिफल, पैमाने का वर्तमान प्रतिफल। दूसरा, पैमाने का समता प्रतिफल। तीसरा, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। देखिए समझने वाली बात है, यही मुख्य है कि इसमें हम कहते हैं प्रथम अवस्था, इसमें कहते हैं वर्तमान प्रतिफल, इसमें कहते हैं द्वितीय अवस्था, इसमें कहते हैं समता प्रतिफल, इसमें कहते हैं तृतीय अवस्था, इसमें कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल। बहुत अंतर है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परिवर्तनशील अनुपात नियम की प्रथम अवस्था का वर्णन करें, तो प्रथम अवस्था शब्द आ गया, यानी अल्पकाल की बात आ गई। अल्पकाल में क्या होता है? एक साधन स्थिर होते हैं, बाकी परिवर्तन होते हैं। तो इसके तीसरा प्रमुख अंतर यह है कि इसमें साधनों का अनुपात बदलता रहता है। और इसका नाम पड़ा है परिवर्तनशील अनुपात, हर बार अनुपात बदलता है। और इसमें क्या है कि साधनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। साधनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये प्रमुख बातें हैं, और इसीलिए इस पैमाने के प्रतिफल को एक अलग नाम से जानते हैं, स्थिर अनुपातों का नियम। स्थिर अनुपातों का नियम, यानी कि यहां अनुपात बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, देखिए इसमें पैमाने के प्रतिफल का एक तालिका वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक साधन है x, एक साधन है y, x y दोनों क्या है? साधन है। x का 0, y का 0, टोटल प्रोडक्ट मान लेते हैं 0, ठीक है। x का भी 1, y का भी 1, दोनों में परिवर्तन किए, उत्पादन मान लीजिए 1। x में 5, y में भी 5, दोनों समान अनुपात से बढ़ेगा, उत्पादन मान लीजिए 10 हो गया। 5 से 10, 10, उत्पादन मान लीजिए 30 हो गया। 20, 20, 5, 10, 15 होगा ना, 5 5 बढ़ा रहे हैं तो 15 होगा। यही विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो वृद्धि हम कर रहे हैं साधन में, वो एक अनुपात में होगा,
अब देखिए इसका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। हल करके देखिए 1:1, 5:5। जब इसको हल करेंगे तो 5:5, 5:5 करके 10:10 यानी कि 1:1 ही आंसर आएगा। 15:15 यानी आंसर भी एक ही आएगा। तो हर स्थिति में अनुपात इसका स्थिर रहता है। इसमें आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस में इसमें आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है पैमाने का प्रतिफल, सबसे ज्यादा विस्तार से पढ़ना है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसलिए ज्यादातर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और ये क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर का आता है। कई बार 2 नंबर का भी पूछ लेते हैं। छोटे से वर्तमान प्रतिफल को समझाइए, क्षमता प्रतिफल को समझाइए, ह्रासमान प्रतिफल को समझाइए। यहाँ भी 3 अवस्था था। यहाँ क्या होता है इस अवस्था पे हम बात करेंगे अलग अलग। पहला अवस्था पर आते हैं वर्तमान प्रतिफल। जब साधनों को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ कोई साधन स्थिर नहीं है, सारे साधन परिवर्तनशील है। जब सारे साधनों को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम है वर्तमान प्रतिफल। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे देखिए साधनों में 10% की वृद्धि, साधनों में कितनी वृद्धि कर रहे हैं 10%, ठीक है। और इसका उत्पाद में कितना वृद्धि होगा, प्रोडक्शन में तो 10 से ज्यादा होगा। चाहे वो 11, 12, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 15% की वृद्धि हो रहा है, उत्पाद में वृद्धि 15%। तो ये कौन सा नियम लागू हो गया, वर्तमान प्रतिफल। कई बार बोर्ड एग्जाम में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान प्रतिफल को स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है वर्तमान प्रतिफल जो पैमाने के प्रतिफल का प्रथम स्थिति है, प्रथम अवस्था। अवस्था तो हालांकि इसमें प्रयोग करते हैं लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये लिखना होगा। पैमाने के प्रतिफल का प्रथम नियम है या प्रथम अवस्था है वर्तमान प्रतिफल। यह दीर्घकाल में लागू होता है। यह कहता है कि जब समस्त साधनों, आप साधन के आगे समस्त भी लिखेंगे सबसे ज्यादा बेटर होगा। समस्त साधनों में 10% की वृद्धि करते हैं और उत्पादन में 10 से अधिक, आप 15 नहीं लिखे तो सीधे लिखिए कि जितने समस्त साधनों में परिवर्तन करते हैं उससे अधिक अनुपात में अगर उत्पादन में परिवर्तन होता है तो वो वर्तमान प्रतिफल की अवस्था है। दूसरा समता प्रतिफल। अब कई बार इसमें बच्चे करते हैं क्या, छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्षमता प्रतिफल में उत्पादन बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है। तो क्षमता प्रतिफल में क्या लिखेंगे आप कि समस्त साधनों में 10% की हमने वृद्धि की है। समस्त साधनों में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया, 10%। उत्पादन भी बढ़ेगा लेकिन कितना प्रतिशत, 10%। तो कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि नहीं ये तो स्थिर प्रतिफल है, इसका मतलब है कि इसमें उत्पादन स्थिर होता है, जबकि ऐसा नहीं, उत्पादन इसमें भी बढ़ता है। स्थिर अनुपात का नियम इसको हम कहते हैं। ये तीनों नियमों को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं क्योंकि सभी साधनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षमता प्रतिफल समस्त साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, उसको हम क्षमता प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद ह्रासमान प्रतिफल, समस्त साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यहाँ भी देखिए ह्रासमान का मतलब यहाँ घटेगा नहीं, उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन जिस अनुपात, ये अनुपात का ही बात करता है, तो जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएं, किस अनुपात में बढ़ाएं, 10%। सारे साधनों को बढ़ाएं तो उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए 10 से कम कुछ भी मान सकते हैं आप, 9.99 भी होगा लेकिन वो 10 से कम ही होगा। तो हम यहाँ सुविधा के लिए 8% मानेंगे। तो ये हो गया ह्रासमान प्रतिफल। तीनों को एक बार फिर से, वर्तमान प्रतिफल, समता प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल, ये तीनों अलग अलग नाम है, तीन स्थिति कह सकते हैं किसके, पैमाने का प्रतिफल का। ये नियम दीर्घकाल में लागू होता है, इसमें सारे साधन के जो अनुपात होते हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं, इसीलिए इसको स्थिर अनुपातों का नियम भी कहते हैं। वर्तमान प्रतिफल जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि करते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में वृद्धि। समता प्रतिफल जिस अनुपात में साधन में वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि। ह्रासमान प्रतिफल जिस अनुपात में हम साधनों में वृद्धि करते हैं उससे कम अनुपात में आपके उत्पादन में वृद्धि होता है। ये हो गया आपका ह्रासमान प्रतिफल। ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गया है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और
ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम। ठीक है, देखो बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि उत्पादन के शून्य स्तर पर, उत्पादन के शून्य स्तर पर ये तालिका दिया गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये L1 का मतलब है यहाँ परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है, और MPL का मतलब है ये एक लेबर का सीमांत उत्पाद दिया गया है। 1 पर 3 है, 2 पर 5 है, जब 3 श्रमिकों की संख्या है 7 है, 4 पर 5 है, 5 पर 3 है, 6 पर 1 है। ये आपका सीमांत उत्पाद दिया हुआ है। अब सीमांत उत्पाद के आधार पर आपको ज्ञात करना है TP और MP। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन में थोड़ा व्याख्या किया हुआ है कि उत्पादन के या श्रम के शून्य प्रयोग पर, देखिए श्रम के शून्य प्रयोग पर जब 1 प्रयोग कर रहे हैं तो 3 है, श्रम के शून्य प्रयोग पर कुल उत्पाद भी शून्य है, कुल उत्पाद भी शून्य है। आपको इस तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 से 1 पर सीमांत उत्पाद दिया गया है, कितना है 1 पर 3 है, 2 पर सीमांत उत्पाद दिया गया है 5, 3 पर दिया गया है 7, 4 पर दिया गया है 5, 5 पर दिया गया है 3, 6 पर 1। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पूरा टॉपिक, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कई बार पूरा टॉपिक जो है आपका रिलेशन क्लियर हो जाएगा। TP AP MP कैसे निकालते हैं जब सीमांत उत्पाद दिया हो। सूत्र को हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, जब सीमांत उत्पाद दिया है तो TP बराबर सिग्मा MP, ये निकालने का तरीका है कुल उत्पाद निकालने। अथवा TP बराबर एवरेज प्रोडक्ट इनटू Q, या फिर इसको साधन L भी लिख सकते हैं, ये आपका TP निकालने का तरीका है। तो देखिए TP निकालने का तरीका, TP निकाल सकते हैं सीमांत उत्पाद। आप एक चीज और पढ़े थे, जब श्रम का शून्य प्रयोग है तो कुल उत्पाद भी शून्य होगा, तो शून्य उत्पाद शून्य प्रयोग, तो ऐसी स्थिति में औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद भी शून्य होगा, अपरिभाषित होता है, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अब देखिए सीमांत उत्पाद दिया हुआ है, आपको कुल उत्पाद निकालना है। पहला तरीका सिग्मा MP, सिग्मा का मतलब योग, तो इसको जोड़ते जाइए 3 0 3 3 0 3 5, कितना हो गया 8, 5 8 और 7 15, 15 और 5 20, ठीक है, 20 और 3 23, 23 और 1 24, ये आपका हो गया सीमांत उत्पाद क्लियर। देखिए 3 5 8 7 15 5 20 23 और 1 24, क्लियर हो गया। ये आपका, ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद निकल गया तो औसत उत्पाद निकालना तो बेहद आसान है। देखिए 3 को 1 से भाग करेंगे 3, फिर यहां मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, औसत उत्पाद बराबर TP बटा Q। TP का मतलब कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, और Q का मतलब परिवर्तनशील साधन, यहाँ L या फिर Q भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 को 2 से भाग करेंगे 4, 15 को 3 से भाग करेंगे 5, 20 को 4 से भाग करेंगे 5, 23 को 5 से भाग करेंगे 5 चौका 20, 4.6, 6, ये हो गया आपका औसत उत्पाद। इसी तरह सीमांत उत्पाद निकालने का एक तरीका है। सीमांत उत्पाद निकालने के लिए आपको डेल्टा TP बटा डेल्टा Q, या फिर एक और सूत्र है
जिस इकाई पर हमें निकालना है सीमांत उत्पाद एमपीएन इकाई पर, तो हमें चाहिए टीपीएन इकाई पर माइनस टीपीएन माइनस 1 इकाई। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह से हल करके दिखाता हूं। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह से मिटा दिया गया। ठीक है, जितना तालिका मैंने मिटाए हैं ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब बच्चे ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सूत्र को याद रखना ही रखना है। अब देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है। जैसे यहाँ 0 0 0 दिया, यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ 3 दिया है उत्पादन की पहली अवस्था, तो यहाँ 3 अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या होगा 4 2। अब टीपी भरना है, तो टीपी भरने का क्या तरीका है, सिग्मा एमपी। यहाँ तक सिग्मा एमपी दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, तो आप दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। टीपी बराबर क्या है, एपी गुना क्यू। देखिए दूसरी इकाई पे टीपी निकालना है, तो टीपी खाली है, एपी दिया है, क्यू दिया है, तो 4 गुना 2 8 भर सकते हैं। अब जब ये हो गया तो 3 से 8 कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा टीपी 3 से 8 कितना परिवर्तन हुआ 5। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए यहाँ 15 तक दिया हुआ है, 7 जुड़ गया, इसका मतलब 5 जुड़ेगा, तो 15 5 20। ठीक है, अब जब ये टीपी निकल जाती है तो आप भर ही सकते हैं। 20 से 23 3 परिवर्तन, 23 से 24 1 परिवर्तन, ये हो गया। और यहाँ 4.6 इसको भाग करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नहीं आने पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। मैं आपको आपके शंका का तुरंत समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अब वापस आपको मैं एक बार उत्पादन वाले टॉपिक का पूरा कंक्लूजन, पिछले वीडियो का और इस वीडियो का दोनों का मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या पढ़ा। उत्पादन फलन याद आया, आगत और निर्गत के मध्य मात्रात्मक संबंध को Q बराबर F X Y Z, ठीक है, डॉट T यानी तकनीकी स्थिर होती है, दी गई प्रौद्योगिकी में उत्पादन फलन परिभाषित होता है। आपने कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद आपने उत्पत्ति के 2 नियम पढ़े, अल्पकाल का और दीर्घकाल का। अल्पकाल का नियम आपने पढ़ा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, इसमें अनुपात हमेशा बदलते रहते हैं। इसके बाद दीर्घकाल में आपने पढ़ा पैमाने का प्रतिफल। याद आया कुछ, पैमाने का प्रतिफल किस अवस्था में लागू होता है, दीर्घकाल में। एक क्वेश्चन आता है इसको पैमाने का प्रतिफल, पैमाना शब्द क्यों कहते हैं, स्केल, पैमाने का मतलब होता है स्केल। जैसे स्केल से मीटर गज सेंटीमीटर हम नापते हैं, तो इसमें पूरा स्केल बदल जाता है। एक्स में भी परिवर्तन, वाई में भी परिवर्तन, कोई साधन स्थिर नहीं होता है, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए इसको पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं, या फिर इसको स्थिर अनुपातों का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपातों का नियम, इस नियम में 3 अवस्था होती है। इस नियम में छोटे छोटे 3 भाग हैं, वर्धमान प्रतिफल, समता प्रतिफल, ह्रासमान। इसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, सीमांत उत्पाद तेज गति से बढ़ता है, सीमांत उत्पाद बढ़ने से औसत उत्पाद भी तेज गति से बढ़ता है और फलस्वरूप कुल उत्पादन भी तेज गति से बढ़ता है। लेकिन प्रथम अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पाद घटने लगता है, लेकिन फिर भी धनात्मक स्थिति में होता है। इसलिए औसत उत्पाद में भी गिरावट प्रारंभ हो जाती है और कुल उत्पादन में बढ़ने की गति घट जाती है। देखिए इससे ज्यादा गहराई से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सीमांत उत्पाद में गिरावट या सीमांत उत्पाद में कमी हो
रही है तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, व्याख्या करें। देखिए सीमांत उत्पाद में 3 चर है, जैसे एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार घट के ऋणात्मक हो जाता है। तो ऋणात्मक होना भी घटना है और घटना भी घटना है, लेकिन दोनों में अंतर है कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो इसी से क्वेश्चन आता है सीमांत उत्पाद में कमी हो रही है, लेकिन ये बता रहा है क्या ये ऋणात्मक हो रही है? नहीं, केवल कमी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति उत्पन्न होगी, व्याख्या करें। तो इसमें क्या स्थिति उत्पन्न होगी? नंबर 1 सबसे देखिए एमपी घटना, आपको 3 संबंध बताए थे कि जब सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो तो कुल उत्पाद में तेज गति से वृद्धि होता है। जब सीमांत उत्पाद में गिरावट होने लगे लेकिन अभी भी धनात्मक है, उस कुल उत्पाद में बढ़ने की गति कम हो जाती है। तो पहला स्थिति इसमें आ जाएगा, टीपी में वृद्धि होगी लेकिन बढ़ने की गति कम हो जाएगी। या सीधे इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज सेंटेंस नहीं लिख सकते आप कि कुल उत्पाद में बहुत कम गति से वृद्धि होगी, बस कुल उत्पाद में वृद्धि होगी लेकिन बहुत कम गति से। और औसत उत्पाद में क्या फर्क पड़ेगा? जब सीमांत उत्पाद में कमी हो रही है तो टीपी में तो वृद्धि, औसत उत्पाद भी घटने लगेगा लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। अब ये कंप्लीट हो गया लेसन। अब आपको इससे एक होमवर्क देता हूं मैं, उस होमवर्क को आप नोट करेंगे। देखिए चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या आपको दोनों तीनों किसी भी टीपी एपी में संबंध रिलेशन आए, आप जब तक इसका सूत्र याद नहीं रखेंगे तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ना तो नियम लिख पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे। इसलिए मैं आपको औसत उत्पाद दे रहा हूं एक तालिका, आप इसके आधार पर सीमांत उत्पाद और टीपी घर में बैठ के बनाने का प्रयास करेंगे और साथ साथ इसका वक्र भी बनाएंगे। वक्र भी बनाना है और संबंध भी देखना है, वक्र भी संबंध भी स्पष्ट करना है। यह आपका आज का होमवर्क है। मैं एपी लिख देता हूं। ये औसत उत्पाद, इसके आधार पर सीमांत उत्पाद बनाना है और टोटल उत्पाद बनाना है। तीनों का अलग अलग वक्र बनाना है और सभी वक्र का संबंध बनाना है। कौन कौन वक्र का? टीपी व एमपी में, एपी व एमपी, 2 संबंध बनाना है। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो मेरे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू very much.